everyone, welcome back to Weekly Digest. My name is Aparna Aman and today we are going to see some of the important news for your week. What we are going to discuss, let's first see that. So, we are going to talk on three topics. The first is the Global Hunger Index of 2022. Next is the Niti Aayog and CSIR report on lead poisoning in India. And last, we are going to talk about digital banking units which are launched by your Prime Minister as of now. Let's start with the first one, the Global Hunger Index. देखिए, भारत जो है, हमें पता है कि जब हम आज़ाद हुए थे, we have lots of problem. और सबसे बड़ी चैलेंज यही थी to feed the large number of population. After that, from the first year 5-year plan itself, India start to focusing on that. जिसमें हमने काफ़ी सारे रिफॉर्म शुरू किए, पर फिर भी जब हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए फूड के लिए, देन we will start the green revolution. And we know after, during the green revolution or after that, till that, India is self-sufficient in food grain production. And also, India is a great exporter of several food items as well. ठीक है, हरित क्रांति के बाद से जो है हमने खाद्यान्नों पर इतना हमने ग्रोथ अच्छा कर लिया, इतना उपज अच्छी कर ली कि फिर कभी हमें खाद्यान्नों की कमी नहीं हुई. इसके बावजूद एक वैश्विक ऐसा इंडेक्स जिस पे दुनिया की नज़र होती है, वैसे इंडेक्स पे अगर इंडिया का पोजीशन यहाँ तक कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका जैसे देशों से भी नीचे है, तो ये एक चिंता का विषय है. अब बहुत सारे अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि ये इंडेक्स बायस्ड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें ध्यान नहीं देना. बट इस टॉपिक में हमें ये जानना है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, डिफरेंट जो देशेस हैं उनका क्या रैंकिंग है और इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है इस पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं. जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, हमें पता है कि रिसेंटली the Global Hunger Index 2022 was launched and the GHI has been released since 2000 by the European NGO concerned worldwide and the Wealth Hunger Life. ठीक है, ये दो यूरोपियन NGOs हैं, Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life, जिनके द्वारा वर्ष 2000 से ही ये इंडेक्स रिलीज किया जा रहा है. ठीक है, अब इसका एम क्या है? So it aims to track prevalence of global hunger by region and by country. मतलब क्या है, रीजनल बेसिस पे भी और कंट्री लेवल पे भी ये डिटेल्ड एनालिसिस करता है कि ग्लोबल हंगर की क्या कंडीशन है. ओके, नाउ इसमें किस देश का कैसा वैल्यू होगा, इसके लिए कुछ स्कोर्स दिए जाते हैं. एंड अ कंट्री which has a lower score, it means the country will be ranked higher, implying a better performance. यहाँ उल्टा है, अगर किसी कंट्री की रैंकिंग जो है नीचे है, मतलब जो पॉइंट्स इसको आए ये इसने लोवेस्ट स्कोर किया, इसका मतलब ये कंट्री जो है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग में से होगी. ठीक है, अब जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज होता है इसका एक अपना लॉन्ग टर्म गोल है. सो द अल्टीमेट एम इज टू हेल्प द वर्ल्ड अचीव जीरो हंगर बाय 2030. हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 बड़े टारगेट स्टैब्लिश किए गए थे, उसमें से एक ये टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड से भुखमरी या हंगर को 2030 तक कंप्लीटली ख़त्म कर देना है. यही जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक लार्जर गोल भी है. One of the SDGs of the United Nations, it does not rank criteria higher in certain higher income group. लेकिन GHI का एक ये है ड्रॉबैक, ये है कि ये हाई इनकम कंट्रीज या हाई इनकम नेशंस को जो है इंक्लूड नहीं करता है. ओके, नाउ जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इट सीज 4 पैरामीटर्स टू assess the different countries. So it focuses on 4 parameters. क्या क्या पैरामीटर्स हैं? पहला है अंडर नरिशमेंट, मीन्स द कंडीशन दैट अ चाइल्ड इज हैविंग इट्स मील बट इट इज नॉट न्यूट्रिशियस. ठीक है,
वैसे स्थिति में अंडर नरिशमेंट होता है, या तो खाना भरपेट नहीं मिल रहा या जो मिल भी रहा है वो न्यूट्रिशियस नहीं है। दूसरा जो पैटर्न है वो है चाइल्ड वेस्टिंग का पैरामीटर है। ये है क्या? एक्यूट अंडर नरिशन एमोंग चिल्ड्रेन, मतलब छोटे बच्चों में एक्यूट एब्सोल्यूट अंडर नरिशमेंट का केस जो होगा वो चाइल्ड वेस्टिंग का केस होता है। ठीक है। तीसरा पैरामीटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। मीन्स क्या है कि उम्र के साथ हाइट का नहीं बढ़ना, जिसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, बौनापन, वैसा फेनोमेना है। ये भी जो है क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के कारण होता है। क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन है मतलब जनरेशन से चला आ रहा है, माँ को है, माँ के कारण ही बच्चे को है। ठीक है। एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी इज द फोर्थ पैरामीटर, मीन्स एन इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है। सो ये 4 पैरामीटर है। अंडर नरिशमेंट, जिसमें खाने की कमी है या जो खाना है वो न्यूट्रिशियस नहीं है। चाइल्ड वेस्टिंग, इसमें एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का केस होता है बच्चों में। जो चाइल्ड स्टंटिंग है मीन्स द ड्वार्फिज्म, एज बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है। या फिर वजन के अनुसार जो है उसका, या हाइट के अनुसार उसका वजन नहीं है। ठीक है। एंड द चाइल्ड मोर्टिलिटी मीन्स न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा, इसके साथ साथ वो अच्छा इन्वायरमेंट भी बच्चे को नहीं मिल रहा, जिसके कारण जो है उसका लाइफ जो है वो लंबा हो सके। ठीक है। नाउ द कंट्रीज स्कोरिंग लेस देन और इक्वल टू 9.9 on a 100-point scale will come under low category of hunger. Okay. The serious category countries, वैसे countries हैं are those that score between 20 to 34.9, and extremely alarming जो countries हैं वो are those which score above 50। समझ में आ रहा है? 100 में से वैसा देश जिसको 9.9 से कम या इसके इक्विवेलेंट स्कोर है, ये टॉपर है जीएचआई में। ठीक है। ये कंट्री क्या है? ये टॉपर है जीएचआई में। वहीं वैसे कंट्रीज जो 20 से लेके 34.9 के बीच में जिसका स्कोर आ रहा है वो कैसे हैं? वो सीरियस कैटेगरी में आते हैं, जहां हंगर जो है उसकी सीरियस स्थिति है। वही वैसे कंट्री जिनका 100 में से स्कोर 50 के ऊपर है, ठीक है, 50 से ज़्यादा स्कोरिंग है, वैसे कंट्रीज क्या है? यहाँ ये अलार्मिंग है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, मतलब तुरंत यहाँ से हंगर खत्म करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसका फाइंडिंग्स क्या रहा? तो अकॉर्डिंग टू जीएचआई, वर्ल्ड इज विटनेसिंग सीरियस सेटबैक इन द ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स एंडिंग हंगर। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन, क्लाइमेट क्राइसिस एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड पैंडेमिक। 3 कारण ऐसे बताए गए हैं जिसके कारण जो ये टारगेट था ना वर्ल्ड का कि ग्लोबल हंगर को वर्ल्ड 2030 तक खत्म कर देना, उसको एक सेटबैक लगा है। 3 कारण है। यूक्रेन में युद्ध का माहौल है, क्लाइमेटिक क्राइसिस है, और साथ ही कोविड के कारण जो लोगों की जेब पे दबाव पड़ा है उसके कारण भी ऐसा हुआ है। This situation is exacerbated by underlying factors of hunger like structural inequality and the power asymmetries in the food system। यही नहीं, जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं हंगर को मिटाने के लिए, और साथ ही जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों भी फैक्टर हैं जिस वजह से जो है हंगर वर्ल्ड में वो बढ़ रहा है। गोल ऑफ जीरो हंगर विल नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज, और जो 2030 तक का टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब an estimate of 46 countries will not achieve even a low level of hunger by the end of this decade। मतलब 2030 तक 46 देश ऐसे हैं जो लो कैटेगरी में भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है। इन 2022 द ग्लोबल हंगर इस कैटेगराइज इज मॉडरेट। 2022 में जो ग्लोबल हंगर है, भुखमरी जो है वो मॉडरेट है।
ठीक है, और ये डिक्रीज किया है 2014 के वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। 2014 की तुलना में अभी जो भुखमरी की स्थिति है वो पहले से बेहतर है, ठीक है। लेकिन सिंस 2014 hunger has spiked in 20 countries with moderate, serious और alarming score। लेकिन ये चिंता का विषय है कि 2014 के बाद 20 ऐसे देश हैं जिसमें भुखमरी बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है, मॉडरेट, सीरियस, यहां तक कि अलार्मिंग स्कोर्स के साथ। ओके, अब जो है एक चीज और इसमें गौर करने की बात है कि सबसे बड़ा जो फेनोमेना हुआ है वो अंडर न्यूट्रिशमेंट का हुआ है कोविड के दौरान खासकर। इंक्रीज्ड अंडर नरिशमेंट हैज मेड अ कमबैक आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिक्लाइन। दशकों के गिरावट के बाद जो अंडर नरिशमेंट का केस है उसमें स्पाइक देखने को मिला है। एन एस्टिमेट 828 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड इन 2021, a significant reversal of decades of progress। 828 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड हैं। वहीं चाइल्ड वेस्टिंग रेट हैज स्टैग्नेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट एंड चाइल्ड स्टंटिंग रेट कंटिन्यू टू डिक्रीज। मतलब चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, वो स्टैग्नेंट है, अपनी स्थिति पे है, और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट और चाइल्ड स्टंटिंग ये दोनों डिक्रीज पे है, ठीक है। Hunger levels in South Asia and Sub-Sahara Africa, ठीक है, are serious। साउथ एशिया में और सब सहारा अफ्रीकन रीजन में सबसे ज्यादा जो है भुखमरी ये देखने को मिली है विश्व में। वहीं साउथ एशिया की मैं पार्टिकुलरली बात करूं तो साउथ एशिया हैज हाईएस्ट चाइल्ड स्टंटिंग रेट एंड हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड। It is a very alarming situation. Sub-Sahara Africa has the highest undernourishment rate and the child mortality rate in the world. Climate change is the major hurdle that will prevent the world from achieving the zero hunger। हम जानते हैं इस climate change की वजह से क्या है, एग्रीकल्चर पैटर्न बदल गया है, लैंड यूज पैटर्न बदल गया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं। इन सब के वजहों से कारण क्या है कि जो जीरो हंगर का टारगेट है 2030 तक का एसडीजी के अंदर ये अचीव नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है। सो आउट ऑफ 121 कंट्रीज, out of 121 countries, India's GI ranking fell from 101 to 107 this year, and it is ranked behind its neighbors नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहां अभी हमें पता है कि कितनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, और बांग्लादेश। इन सभी देशों से भी भारत पीछे है, ठीक है। अफगानिस्तान ही एक ऐसा पड़ोसी देश है इसका जो इससे 2 पोजीशन नीचे है, ठीक है। बाकी एशिया के सारे कंट्रीज में सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडिया का है, उसके बाद अफगानिस्तान का। इंडिया के इतने लोवेस्ट स्कोर का कारण यह है कि इंडिया स्कोर इन ऑल द 4 इंडिकेटर्स वर पुअर, स्पेशली फॉर द प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग। अंडर नरिशमेंट के केस में जो है इंडिया उतना अच्छा नहीं कर पाया। चाइल्ड वेस्टिंग जो है इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 15.1 इन 2014 to 19.3, and child undernourishment increased from 14.8 to 16.3। दोनों में बढ़ोतरी हुई है। Now India has highest child wasting rate in the world, even higher than it was in 1998 and 1999। 1998 और 99 की तुलना में विश्व में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग का जो दर है वो भारत में। इंडिया ने ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिव ही किया है, इंडिया इंप्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस इन अदर 2 इंडिकेटर्स लाइक चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट अभी 3.3 ही है, और चाइल्ड स्टंटिंग रेट भी 30.5 के आसपास है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो घट गई है।
हालांकि भारतीय सरकार और इंडिया के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को बायस्ड माना जा रहा है। पर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से GHI इंडेक्स क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या रही, इसके टॉप कंट्रीज कौन कौन थे और कौन इसको रिलीज करता है, साथ ही जो 4 पैरामीटर्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीति आयोग CSIR रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग इन इंडिया। So, a joint study by the Niti Aayog and the CSIR highlighted the growing concern of lead poisoning among children under 19 years of age in India. भारत में 19 वर्ष के कम बच्चों में शीशे का जो विष है, शीशे से रिलेटेड जो जहर है, लेड पॉइजनिंग, उसका काफ़ी तेजी से फैलाव हो रहा है। A new report found that India has the highest health and economic burden caused by the lead poisoning in। सबसे ज़्यादा जो है बर्डन लेड पॉइजनिंग के कारण इंडिया ही झेल रहा है। इसको जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, इट एनालाइज्ड 89 डाटा सेट्स फ्रॉम 36 रिसर्चेस that were carried out between 1970 to 2014 to confirm the finding of the 2020 report of the UNICEF and the non-profit Pure Earth। ठीक है, इन दोनों ने रिपोर्ट दी थी इंडिया में लेड पॉइजनिंग के केसेस में बढ़ोतरी की। इस रिपोर्ट की पुष्टि के लिए जो है 89 डाटा सेट को रीड किया गया, जो 36 रिसर्च से मिले से 1970 से 2014 के बीच में, और ये पाया गया है कि 19 वर्ष से कम बच्चों की, कम उम्र के बच्चों में भारत में लेड पॉइजनिंग जो है वो बढ़ रहा है। जो 2020 की रिपोर्ट थी यूनिसेफ की, द 2020 रिपोर्ट फाउंड दैट इंडिया अकाउंटेड फॉर 275561163 ऑफ द टोटल 800 मिलियन चिल्ड्रेन हु वेयर पॉइजन बाय लीड अक्रॉस द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? 800 मिलियन बच्चों में 200 मिलियन, लगभग 300 मिलियन बच्चे जो है आपको भारत में। इट मीन्स दैट 50% of the children in India suffered lead poisoning. This report also found that lead poisoning costed 5% of the India's GDP because of low economic productivity and lesser lifetime earning. केवल 300 मिलियन बच्चे इससे इफेक्ट ही नहीं हुए हैं, केवल 50% बच्चे इससे सफर नहीं कर रहे, बल्कि इंडिया के जीडीपी का 5% जो है खर्च हुआ है, भार जो है कम, मतलब इंडिया 5% जीडीपी और नहीं कमा पाया है, केवल इसी कारण कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लो हो गई है। क्यों? कम जिंदगी के कारण। जिंदगी कम होगी, अर्निंग कम होगी, तो जीडीपी पर डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। नाउ इट हैज ऑल्सो काउज्ड 2.3 लाख प्रीमैच्योर डेथ्स इन द कंट्री। लगभग प्रीमैच्योर डेथ हुआ है 2.3 लाख, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और क्या क्या रिपोर्ट रहा है, तो जो मेन कारण है इस रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और CSIR का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो कॉज है वो है बैटरी रिसाइकलिंग, occupational hazards like lead mining, smelting, welding, scalding, and automobile repairing, as well as other sources like adulterate spices, cosmetics, and traditional medicine। तो लगभग हर चीज जिसमें लेड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये सब लेड पॉइजनिंग का कारण बने। बैटरी को रिसाइकिल करना, वेल्डिंग के कारण, लेड माइनिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर, कॉस्मेटिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इन वैसे सारी चीज़ें जिसमें लेड की ज़्यादा मात्रा है वो सभी कुछ खतरनाक बनी है। नाउ ये भी देखा गया है कि लेड पॉइजनिंग इज कंटिन्यूज टू स्पाइक इन इंडिया डिस्पाइट द फेजिंग आउट ऑफ यूजेज ऑफ लेड इन पेट्रोल विच वॉज द मेजर सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग बाय द ईयर 2000। 2000 से ही भारत में पेट्रोल में लेड की मिलावट को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लेड पॉइजनिंग का वो सबसे बड़ा कारण था। इसके बावजूद भी विश्व में सबसे ज़्यादा लेड पॉइजनिंग का जो भार सहने वाला देश है
वो भारत है। जो रिसेंट स्टडी है, इट हैड कंफर्म दैट इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ लेड पॉइजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 19 ईयर्स। जानते हैं ना कि क्या है, 50% 19 वर्ष से कम बच्चे ऐसे हैं जो लेड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। अब इससे हो क्या रहा है, लेड पॉइजनिंग जो होता है उससे होता क्या है? सो दिस इज काउजिंग slow irreversible brain damages that are adversely affecting the children's intellectual capabilities and causing other health complications. ये धीरे धीरे मारता है, दिमाग को स्लो करके, मानसिक क्षमता जो है उसको कम करके, और भी कई सारे हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। और जो रिपोर्ट मिली है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश हैव द हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेड लेवल्स अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे राज्य हैं जो सेंट्रल इंडिया के राज्य हैं, और एक आंध्र प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा ब्लड में लेड की मात्रा मिली है। दे अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन विथ एवरेज BPL। समझ में, 40% बच्चे जो हैं इस 6-7 राज्य से। अब ये रिपोर्ट एक सॉल्यूशन भी दे रही है। सो द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एंड द स्टेट लेवल पॉलिसीज टू टैकल द इश्यूज ऑफ लेड पॉइजनिंग। क्या क्या हो सकता है जिससे लेड पॉइजनिंग रोक सकती है, उसके बारे में रिपोर्ट ये कहती है कि आइडेंटिफाइंग ऑफ एट रिस्क पॉपुलेशन थ्रू BLL monitoring, finding the sources of a spike in BLLs and sensitization of healthcare workers to strengthen the monitoring, detection and treatment against the lead poisoning। क्या क्या कर सकते हैं हम? ब्लड में लेड लेवल कितना है उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और जहां हाई रिस्क मिला है वैसे एरियाज को हम आइडेंटिफाई करके उसको मार्क करें, फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को वहां मॉनिटरिंग, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए जो है भेजा जाए। ठीक है। इट ऑल्सो रिकमेंड्स कंडक्टिंग टारगेटेड रिसर्च एंड इंटरवेंशन टू आइडेंटिफाई न्यू सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग। और जितने भी सोर्स है, पुराने या नए, इन सभी के लिए जो है रिसर्च डेवलपमेंट करके उन सबको मार्क आउट किया जाए ताकि लेड पॉइजनिंग का जो बढ़ता केस है खासकर अंडर 19 चिल्ड्रन में उसको रोका जा सके। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेड पॉइजनिंग। नाउ योर लास्ट टॉपिक फॉर द वीक इज द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ये टर्म नया नहीं है, क्योंकि इस टर्म को जो है आपके 2022-23 का जो बजट था उसी में चालू किया गया था, उसी में पेश किया गया था। ये जो टर्म है वो 24/7 डिजिटल ब्रांचेज को लॉन्च करने का लिए है। ठीक है, जहां स्पेशलाइज्ड यूनिट्स और हब सेटअप किए जाएंगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। इससे होगा क्या? 24/7 ये ओपन रहेंगे सेल्फ सर्विस मोड में, and it offer cash withdrawal, deposit services and net banking as well। ठीक है, यही नहीं, customer can also use the digital assistance zone in each unit during banking hours as well, when will be a special emphasis on education and the awareness about these digital banking units। okay, क्या क्या है, कैसे ये सेटअप किया जाएगा, और अभी जो है 75 ऐसे यूनिट सेटअप किए गए हैं जो इंडिया के 75 साल, आज़ादी के 75 साल को मार्क करते हैं। देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। So 75 digital banking units were inaugurated by Prime Minister Modi on October 16th। ओके, अब ये जो यूनिट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, it was actually announced in your union budget 2022 to 2033। okay, and the Indian government announced the setting up of 75 digital banking units in 75 districts across India by the
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। याद रखिएगा, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है उनके द्वारा ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जिसकी घोषणा 2022-23 के यूनियन बजट में की गई थी। एंड द लॉन्च commensurate the 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। आपको पता है ना कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 साल होने की खुशी में, उसी को आगे बढ़ाने के दौर में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। नाउ अब एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है, ये सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन है आपके लिए। सो एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रिक and mortar business unit hub that is equipped with basic infrastructures like tablets and internet services for providing digital banking products and services। और हमने देखा ना कि ये 24/7 सेल्फ सर्विसिंग मोड में खुला रहेगा। It also provide digital service related to existing financial products and services and in self servicing mode at एनी टाइम। अब क्या क्या सर्विस इससे प्रोवाइड किया जाएगा? सो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज यूनिट इंक्लूड ओपनिंग सेविंग्स अकाउंट अंडर वेरियस स्कीम्स, बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन एप्लीकेशन, डिजिटल किट्स फॉर कस्टमर्स, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर चेक इशूड, एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, टैक्स एंड बिल पेमेंट्स, नॉमिनेशंस, मंथ्स ट्रांजिट सिस्टम, कार्ड्स, यूपीआई, क्यूआर कोड्स एक्सेट्रा। मतलब जितने भी सर्विस आज तक आप किसी और एप्लीकेशन से कर रहे थे या बैंक जाके करते थे, वो सभी सर्विस आपको इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी भी स्कीम के लिए नया अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। आपने कोई चेक इशू किया, आपको उसको चेक को भुनाना नहीं है तो आप उसको रोक सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, किसी भी तरह के बिल पेमेंट, नॉमिनेशन, हर चीज के लिए अब आपके फिंगर टिप पे सेल्फ सर्विसिंग सिस्टम चालू हो गया 24/7। नाउ जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है, इट विल मेक बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कॉस्ट इफेक्टिव and easily accessible for the customers throughout the year। बैंक बंद हो या चालू, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They will make India financially inclusive by providing digital banking services in all the states and union territories। ठीक है, तभी 75 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए। These units will promote digital financial literacy with a special focus given to customer education on cyber security awareness and safeguard। जो ये होता है, अभी मेरे साथ हुआ है, जो बहुत लोगों के साथ है जिनके साथ साइबर फ्रॉड या सिक्योरिटी उनका ब्रीच करके कैश विड्रॉल हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं, उसके लिए एडुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ रियल टाइम असिस्टेंस एंड कस्टमर ग्रीवांस arising from products and services provided by the DBUs will be addressed directly or via business facilities and the correspondents। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका भी रिड्रेसल किया जाएगा। अब जो ये गाइडलाइंस है कि कैसे ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टैब्लिश होंगे, द गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ DBUs were announced by the Reserve Bank of India already in April 2022। okay, commercial bank having past experience in providing digital banking services are allowed to open digital banking units in tier 1 to 6 centers। They do not require RBI's permission to set up this unit। वैसे सारे कॉमर्शियल बैंक जिनको पहले से डिजिटल बैंकिंग और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की नॉलेज है, वो टियर 1 to 6 सेंटर्स जो है वो खोल सकते हैं, और उसके लिए जो है आरबीआई से किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी अप्रैल 2022 में ही सारे गाइडलाइंस लॉन्च कर दिए थे। नाउ एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स ही जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स या पेमेंट बैंक्स जो हैं जैसे पेटीएम और जीपे, ये सब
या लोकल एरिया के जो बैंक्स हैं ये आपको नहीं कर सकते डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को सेटअप। अब क्या है, द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मस्ट प्रोवाइड सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड these products and services must be both liabilities and the asset side of the digital banking segment balance sheet। ये दोनों तरह के सर्विस देंगे, लाइबिलिटीज भी क्रिएट करेंगे और साथ में एसेट भी जनरेट करेंगे बैंक के लिए, ताकि बैंक का जो बैलेंस शीट है वो मेंटेन रहे। So that's all from my side for your week. We will meet in the next video with some more current affairs topic. Thank you so much.